हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। तो लास्ट लॉजिक के क्लास में हमने 9 रूल्स करा था एंड कुछ मैंने होमवर्क दिया था, बस यही दो सम मैंने दिया था। तो एक ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में करके दिया था एंड एक दो स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया एंड ये जो आपने प्रैक्टिस की है ना, ये बहुत आसान है, ये कोई भी कर लेगा। जिनको 19 रूल्स करने आते हैं वो लोग इजीली ये सॉल्व कर देंगे, बट स्टिल आप अगर एक ही चीज़ बार-बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो 19 रूल से या फिर पूरे लॉजिक में से या फिर लॉजिकल रीजनिंग से कोई भी सवाल आए तो वहाँ पे आपका कोई भी मार्क्स छूटेगा नहीं, ठीक है? ओके, तो अभी मैं इसको सॉल्व करूँगी, उसके बाद हम इसका कुछ 9 रूल्स का कुछ सिंबलाइजेशन करेंगे, बिकॉज़ सिंबलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसके बाद हम 19 रूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। सो पहला जो सवाल है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया है, J implies K will L, second premise. Third premise is L dot negation J implies M dot negation J, curl K therefore M. तो कैसे M को हम लेके आएंगे with the help of only 9 rules, okay? अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, K will L है एंड यहाँ पे नेगेशन K है, तो हमारा एक रूल है which is disjunctive syllogism. If we have either P or Q in the first premise and in the second premise we have curl P, then हम easily conclude कर सकते हैं Q as a conclusion, right? यही है रूल, P will Q, curl P, therefore Q, DS का रूल यही है, राइट? तो वही हम करेंगे किसके साथ, देखो यहाँ पे K will L है, मतलब K को अगर हम P पकड़ते हैं एंड L को अगर हम Q पकड़ते हैं, सो दिस इज कर्ल P, देन L 2 and 4 DS. Okay, next we have J implies K. Okay, L भी है हमारे पास, पर हमें चाहिए M एज अ कंक्लूजन। तो M कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे L डॉट कर्ल J है, ठीक है? तो हमारे पास L डॉट कर्ल J तो नहीं है, तो कर्ल J हम कैसे ला सकते हैं, देखो यहाँ पे कर्ल K है एंड यहाँ पे क्या है, J implies K। तो अगर P implies Q में से we have कर्ल Q, देन हम मोडस टोलेंस करके कर्ल P ला सकते हैं, राइट? वही हम करेंगे अब बाय द हेल्प ऑफ 1 and 4 MT, करेक्ट? ओके, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कर्ल K एंड कर्ल J एंड L। ओके, अब यहाँ पे क्या चाहिए, L डॉट कर्ल J, तो क्या करेंगे, कॉन्जंक्शन करेंगे। 5 and 6 नंबर स्टेप का क्या करेंगे, कॉन्जंक्शन। ओके, अब कंजंक्शन करने के बाद क्या करेंगे, देखो जैसे कंजंक्शन हो गया, ये एंटीसीडेंट वाला पोर्शन आ गया थर्ड प्रेमिस का, एंड फिर हम कंसिक्वेंट को MP का रूल यूज करके लेके आएंगे। 3 and 7 MP। ओके, नाउ अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। 8 का सिंप्लीफिकेशन आ गया हमारा आंसर, राइट? आंसर आ गया, यही है हमारा कंक्लूजन। तो बस यही करना था वाला सवाल जो था, क्या था वो, T implies U, V will curl U, कर्ल V डॉट कर्ल W therefore कर्ल T। ये था सवाल, राइट? ये था, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास कर्ल V है, कर्ल W है, यहाँ पे V है, V will कर्ल U है, तो यहाँ पे अगर हम कर्ल V को अगर सिंप्लीफाई करते हैं 3 नंबर प्रेमिस से, तो हम अगेन DS करके कर्ल U को ला सकते हैं, 2 and 4 का DS। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि DS में तो दूसरा पोर्शन होता है, उस पे तो कर्ल यूज नहीं होता है, राइट? तो यहाँ पे भी कर्ल यूज तो हो नहीं रहा है। देखो अच्छे से एक बात समझना, यहाँ पे कर्ल Q के साथ यूज हो नहीं रहा है, ये जो कर्ल V है ये पूरा ही हमारा Q है, ठीक है? तो हम कोई अगर यहाँ पे डबल नेगेशन होता तो ये समझ में आता कि Q के साथ हमारा नेगेशन हो रहा है, पर नेगेशन ऐड हो ही नहीं रहा है, तो ये इसलिए कंप्लीटली हमारा बस कर्ल V ही हमें बस चाहिए।
तो हमारा डीएस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कर्ल यू आ गया, यहाँ पे क्या है, टी इंप्लाइज यू, तो कर्ल यू है तो हम कर्ल टी ला सकते हैं 1 and 5 का एम्प्टी करके। आ गया आंसर अगेन। ओके, तो ये दो होमवर्क मैंने दिया था करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ और सवाल, मैंने तो बस 10 सवाल किया था, 2-3 और थोड़ा सा टफ सवाल करेंगे, उसके बाद हम सिम्बोलाइजेशन करेंगे, फिर हम आज 10 रूल्स भी स्टार्ट करेंगे, रूल ऑफ रिप्लेसमेंट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ हम एक दो सवाल और करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। अच्छा, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि मैम आप जो आम कॉपी का बुक है वहाँ से आप एक्सरसाइज कराया हो, तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, ये जो सारी एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ ये सारे ही जो हमारा कॉपी का बुक है वहाँ से ही किया जा रहा है। ठीक है, मेरा एडिशन 14 है, 14 वाला एडिशन, आपका किसी भी एडिशन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे एक्सरसाइज मिलेंगे, और अगर आपको एक्सरसाइज फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है तो मैं ये सारे जो एक्सरसाइज है उनका एक पीडीएफ करके ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी 9 रूल्स का ही है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रेमिस है जे डॉट ए इम्प्लाइज बी, सेकेंड है बी इम्प्लाइज ए, थर्ड प्रेमिस है बी डॉट ए इम्प्लाइज ए डॉट बी, एंड कंक्लूजन है जे डॉट ए इम्प्लाइज ए डॉट बी। ओके, तो इसको अब क्या करना है, पहले क्या करेंगे हम, पहले देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेमिस में बी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, z डॉट ए इम्प्लाइज ए, ये हम कर सकते हैं, ये एक चीज कर सकते हैं 1 and 2 का HS, और दूसरा एक चीज कर सकते हैं B इम्प्लाइज B डॉट ए, सेकेंड नंबर प्रेमिस का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर हम एब्जॉर्प्शन करते हैं तो देखो एक चीज तो आ गई है पक्की, ये वाला और ये वाला कॉमन, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं B इम्प्लाइज A डॉट बी, B इम्प्लाइज A डॉट बी, 5 and 3 का HS, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जे डॉट ए इम्प्लाइज ए डॉट बी। ठीक है, हमें ये चीज चाहिए, जे डॉट ए इम्प्लाइज ए डॉट बी। देखो, और एक बार हम क्या कर सकते हैं, HS कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो हम क्या करेंगे, z डॉट ए इम्प्लाइज ए डॉट बी, 1 and 6 का HS। ठीक है, देखो कंक्लूजन आ गया हमारा, बस हम HS एंड एब्जॉर्प्शन करके ही हमारा जो आंसर है वो निकल गया इजीली। ठीक है, अच्छा, HS के टाइम पे एक चीज याद रखना, अगर हम जो पोर्शन, हाँ जो पोर्शन अगर ये वाला एंटीसीडेंट है तो वो वाला जो प्रेमिस नंबर है वो पहले होगा। अगर हम 6 and 1 का कर रहे थे HS, मान लो कि अगर ये पहले था, B अगर पहले होता एंटीसीडेंट के जगह पे, तो फिर 6 और 1 का HS लिखते। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट, देखो ये है, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है, क्यों आसान लग रहा है, देखो क्या बोला गया, A will B implies curl C, second premise is C will D, third premise is A and conclusion is D। अब देखो हमारे पास A है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, A will B which is थर्ड का एडिशन, जैसे ही थर्ड का एडिशन करेंगे हमारे पास कर्ल C चला आएगा 1 and 4 का इनपी करके, जैसे ही कर्ल C आ गया अगेन DS करके 2 and 5 का हमारा कंक्लूजन आ गया, राइट।
तो देखो ये सारी चीजें जो इतनी आसानी से मैं बिना रूल देखे कर रही हूँ, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस किया है एंड मैं अभी भी यूजुअली प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि क्या है, मैंने पहले भी बोला है कि हम एकेडमिक लाइन में हैं, तो हमें पढ़ते भी रहना होगा, हमें प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। ऐसा नहीं है मुझे लॉजिक आता है तो अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी 1 महीना या फिर 1 साल, मुझे सेम तरीके से ही लॉजिक आएगा। ठीक है, जैसे मैथ के साथ होता है, जब हम पहले पहले पेपर 1 करने जाते थे या फिर पेपर 1 स्टार्ट किया था जब मैंने भी, तो मैथ में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि 10 के बाद हम मैथ प्रैक्टिस नहीं करते ना, 11-12 में हम आर्ट्स ग्रुप में चले जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। किस चीज़ की दिक्कत होती है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इसीलिए प्रैक्टिस आप करोगे तो आप भी ऐसा कर पाओगे, आपको रूल देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? ओके। अब हम ये तो हो गया हमारा सॉल्व। अब हम कुछ सिंबलाइजेशन करेंगे। ठीक है? अब देखो ये जो सारे सिंबलाइजेशन है, ये तो पूरा सेंटेंस बहुत लॉन्ग लॉन्ग होता है, वो पूरा सेंटेंस तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी, तो ये चीज़ मैं पीडीएफ करके अपलोड कर दूंगी ग्रुप में। ये आप देखना कॉपी के बुक में जो लास्ट है ना, लास्ट आप देख पाओगे 8, 9, 10। तो ये जो लास्ट है 8, 9, 10, ये तीनों मैं सिंबलाइजेशन कराती हूँ एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ये तीनों मैं कराती हूँ, उसके बाद हम रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में जाएंगे। ठीक है? देखो पहले हम 8 नंबर करते हैं, बहुत लॉन्ग है, सिंबलाइजेशन है। ठीक है? देखो क्या बोला जा रहा है। इफ मिस्टर जोन्स इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर, then Mr. Jones' annual earning are exactly divisible by 3। अच्छा, सिंबलाइजेशन से पहले और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ मैं। अगर इफ देन है तो फिर सिंबल क्या होगा? इम्प्लाइज। ठीक है? ये होगा हॉर्स शू। ओके? अगर आइदर और है तो क्या होगा? वेल। अगर ओनली एंड या फिर बट है तो क्या होगा? डॉट। अगर ऐसा है इफ या फिर इफ एंड ओनली इफ, तो साइन क्या होगा? इक्विवेलेंट। या फिर कभी कभार ऐसा भी दिया जाता है। ठीक है? इक्विवेलेंट, ये सेम ही है। ओके, यहाँ पे भी होता है ऐसा साइन, एरो। ओके, इफ एंड ओनली इफ हो गया। और क्या है? नॉट द केस, क्या होगा? कर्ल। ठीक है? एंड और एक चीज है ओनली, ये मैंने बताया था जब मैंने कुछ सॉल्व किया था, कुछ सिंबलाइजेशन कराया था, वहां पे मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस से पहले ओनली होगा, लाइक ऐसा बोला जा रहा है, मान लो ओनली पी देन क्यू, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, तो क्या होगा? पहला चीज यही होगा कि ये तो पहले ए प्रपोजिशन होगा। ठीक है? अगर हम प्रपोजिशन के हिसाब से सिंबलाइज करेंगे, जैसे कि मान लो क्वांटिफिकेशन में करते हैं, ठीक है, तो अगर प्रपोजिशन के हिसाब से सिंबलाइज करेंगे तो प्रपोजिशन का रूल ऐड होगा, राइट? लाइक यूनिवर्सल जो प्रपोजिशन है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन का डिफरेंट रूल है, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन का डिफरेंट रूल है, तो उस हिसाब से पहले तो अप्लाई होगा ए प्रपोजिशन। एंड सेकेंड क्या होगा? सेकेंड होगा पोजिशन चेंज होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। ठीक है? अच्छा रुको, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया, नॉट द केस तक कर्ल होगा। ठीक है? अब ओनली वाला मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ अच्छे से। देखो ओनली होगा तो क्या होगा? पहला तो ए प्रपोजिशन होगा फॉर श्योर, इसका कोई चेंज नहीं होगा। एंड सेकेंड, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट्स places will be changed। ठीक है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का प्लेस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ऐसा दिया गया है, ओनली चिल्ड्रंस आर इनोसेंट। ठीक है? तो इसको कैसे हम सिंबलाइज करेंगे? ए प्रपोजिशन, ए प्रपोजिशन में क्या करते हैं हम? चिल्ड्रंस आर इनोसेंट, क्या करेंगे? इम्प्लीकेशन होता है ए प्रपोजिशन में, राइट? तो क्या करेंगे हम
इनोसेंट को पहले लेके आएंगे। मतलब अगर मान लो इसके लिए हम आई पकड़ते हैं एंड इसके लिए हम सी पकड़ते हैं, तो फिर क्या होगा, यूजुअली क्या होता है, सी इम्प्लाइज आई होना चाहिए, पर क्योंकि क्योंकि ये प्रपोजिशन के स्टार्टिंग में ओनली है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, फिर क्या होगा, आई इम्प्लाइज सी, ठीक है, ये होगा आई इम्प्लाइज सी होगा, ओके। तो ये है, और एक चीज है, ये ओनली का है, ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ओनली स्टार्टिंग में रहता है प्रपोजिशन के स्टार्टिंग में तभी चेंज होगा। अगर मान लो ऐसा है कि P ओनली Q, तो क्या होगा, तो चेंज नहीं होगा, तो P इम्प्लाइज Q ही होगा, ठीक है। अगेन और एक चीज है, अगर ऐसा है P इफ Q, तो चेंज होगा, तो चेंज होकर Q इम्प्लाइज P होगा, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी होंगी, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स है जो याद रखेंगे तो सिंबलाइज करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। अब चलो सिंबलाइज करते हैं। पहले 8 वाला जो सवाल है वो हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इफ मिस्टर जोन्स इज द मैनेजर्स नेक्स्ट नेबर। तो देखो यहाँ पे बुक में तो गिवन है कि कौन से पोर्शन के लिए क्या पकड़ना है, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये सवाल मैं दे दूंगी ग्रुप में सेपरेट फोटो के हिसाब से एंड मैं पीडीएफ भी दे दूंगी पूरा एक्सरसाइज का। 9 रूल्स का जो एक्सरसाइज है उसका एक पीडीएफ दे दूंगी एंड जो 10 रूल्स का एक्सरसाइज है उसका भी एक सेपरेट पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, ओके। तो अभी बस मैं सवाल के हिसाब से यहाँ पे सिंबलाइज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मिस्टर जोन्स इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर, इसके लिए जे पकड़ा गया है, जे जे यहाँ पे सपोज किए गए हैं। सो इफ मिस्टर जोन्स इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर, देन इफ देन होता है तो इम्प्लाइज होता है देन मिस्टर जोन्स एनुअल अर्निंग आर एग्जैक्टली डिवाइसेबल बाय 3। तो उसके लिए पकड़ा गया है ई, ओके। नेक्स्ट ये गया हमारा फर्स्ट प्रेमिस। सेकेंड प्रेमिस, इफ मिस्टर जोन्स एनुअल अर्निंग आर एग्जैक्टली डिवाइसेबल बाय 3 then $40,000 is exactly divisible by 3। इसके लिए टी पकड़ा गया है, यहाँ पे टी लेटर इन्होंने एज्यूम किया है इस पोर्शन के लिए। देन $40,000 is exactly divisible by 3, इसके लिए यहाँ पे दिया गया है टी, टी लेटर, ओके, कैपिटल टी। नेक्स्ट ये गया हमारा सेकेंड प्रेमिस। थर्ड प्रेमिस, बट $40,000 is not exactly divisible by 3, full stop, but $40,000 is not exactly divisible by 3, okay, full stop. Next, if Mr. Robinson is the manager's next door neighbor, Robinson के लिए क्या पकड़ा गया है, H। If Mr. Robinson is the manager's next door neighbor, then Mr. Robinson lives halfway between Detroit and Chicago. If Mr. Robinson lives halfway between Detroit and Chicago, इसके लिए H पकड़ा गया है, ठीक है। And if Mr. Robinson is the manager's next door neighbor, इसके लिए पकड़ा गया है हमारा R। मतलब क्या होगा, R implies H। देखो फिर से एक बार बता देती हूँ क्या बोला गया 4 नंबर प्रेमिस में, इफ मिस्टर रोबिन्सन इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर, ठीक है, ये है एंटीसीडेंट, इसके लिए पकड़ा गया है आर, यहाँ पे दिया गया है आर, तो आर हमने यहाँ पे किया, ठीक है। देन उसके बाद कंसिक्वेंट क्या है, देन मिस्टर रोबिन्सन lives halfway between Detroit and Chicago, तो इसके लिए ये पूरा जो पोर्शन है कंसिक्वेंट का, इसके लिए H पकड़ा गया है, ठीक है, तो H हुआ। अब नेक्स्ट, if Mr. Robinson lives in Detroit, then अच्छा मिस्टर रोबिन्सन
लीव्स हाफ वे बिटवीन डेट्रॉइट एंड शिकागो, उसके लिए पकड़ा गया था एज। अब एक सेपरेट चीज एज्यूम हम कर रहे हैं, सेपरेट लेटर किस चीज के लिए, फॉर मिस्टर रॉबिन्सन लिव्स इन द डेट्रॉइट, उसके लिए डी पकड़ा जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है अब, इफ मिस्टर रॉबिन्सन लिव्स इन डेट्रॉइट देन ही डज नॉट लिव हाफ वे बिटवीन डेट्रॉइट एंड शिकागो, फुल स्टॉप। ये है 5th नंबर प्रेमिस। नेक्स्ट, मिस्टर रॉबिन्सन लिव्स इन डेट्रॉइट फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ रहा है 7 नंबर लाइन पे बोला जा रहा है, इफ मिस्टर जोन्स इज नॉट द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर then either Mr. Robinson or Smith is the manager's next door neighbor. ठीक है, then बीच में implication है। ओके, नाउ इसके बाद बोला जा रहा है that therefore Mr. Smith is the manager's next door neighbor। फिर कंक्लूजन क्या है कि मिस्टर स्मिथ जो है वो मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर है। तो ये पूरा सिंबलाइजेशन है। ठीक है, 9 रूल्स का पूरा सिंबलाइजेशन हुआ। इतना क्या हुआ, पहला जो है हमारा प्रेमिस वो हुआ जे इम्प्लाइज ई, सेकेंड है ई इम्प्लाइज टी, थर्ड है कर्ल टी, फोर्थ है आर इम्प्लाइज एच, यहाँ पे ओवरराइट हो गया, हाँ। नेक्स्ट है डी इम्प्लाइज कर्ल एच, 6 है डी ओनली, 7 है कर्ल जे इम्प्लाइज आर वेल एस एंड कंक्लूजन है एस। ठीक है, देखो इतना बड़ा था पूरा आर्गुमेंट, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो सॉल्व तो ये बहुत इजी होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास देखो यहाँ पे कर्ल टी है, हमें चाहिए एस। देखो एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, आर वेल एस में एस है। ठीक है, तो हम पहला क्या करेंगे, पहला हम एम्प्टी करते हैं, एम्प्टी करके कर्ल ई को लाते हैं, सेकेंड और थर्ड का एम्प्टी। जैसे ही कर्ल ई आ गया यहाँ से हम कर्ल जे को भी ला सकते हैं, 1 and 8 का अगेन एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद देखो हम अब देखो जैसे कर्ल जे आ गया, यहाँ पे कर्ल जे इम्प्लाइज आर वेल एस है, तो हमारा आर वेल एस आ गया एम्प्टी करके अगेन 7 and 9 का एम्प्टी। ठीक है, अब यहाँ पे करती हूँ तो वहां पे स्पेस बहुत कम है। ठीक है, आर वेल एस हो गया, अब हमें चाहिए एस। ठीक है, तो कैसे भी करके हमें क्या चाहिए, हमें कर्ल आर चाहिए। तो वो कैसे मिल सकता है, कर्ल आर कैसे मिल सकता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, डी है, नॉर्मल डी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल एम्प्टी करके कर्ल एच ला सकते हैं, तो हम वही करेंगे, 5 and 6 का एम्प्टी करके हम कर्ल एच लेके आते हैं। जैसे ही कर्ल एच आ गया, अब ये वाला प्रेमिस पे देखो यहाँ पे क्या है, आर इम्प्लाइज एच, तो जैसे ही हमारे पास कर्ल एच आ गया तो कर्ल आर भी आ जाएगा, एम्प्टी करके मोडस टोलेंस करके, राइट, 4 and 11 का मोडस टोलेंस। अब जैसे ही कर्ल आर आ गया, अब हम अगेन डीएस करके एस लेके आ जाएंगे, 10 and 12 का डीएस। ठीक है, देखो सिंबलाइजेशन अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी फिर से बताने की। मैंने ईच एंड एवरी लाइन अच्छे से रीडिंग करके उसको इंटरप्रेट करके ही यहाँ पे सिंबलाइजेशन किया है। ठीक है, एंड ये सवाल मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी, तो अगर आप लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे नहीं हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है लिंक तो आप एक काम करना, कमेंट करना, मैं फिर से लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप का। मैं इसलिए बोल रही हूँ ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्योंकि ये जो सवाल है ये तो यहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रही हूँ ना, तो वो सवाल फिर कोई भी नोट्स हो मैं अपने चैनल में ही अपलोड करती हूँ। कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस हो या फिर कोई भी चीज़ मुझे शेयर करनी हो तो वो सारी चीज़ें मैं यूजुअली टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करती हूँ। ओके, तो ये
हुआ हमारा सिंबलाइजेशन 9 रूल्स का, ठीक है। हमने पहले सिंबलाइज किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, ओके। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, इफ मिस्टर स्मिथ इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर। 8 नंबर जो सवाल था वहां पे भी यही टॉपिक के बारे में बात किया गया था, काइंड ऑफ सेम सेंटेंसेस थे वहां पे, पर यहाँ पे भी सेम ही है, पर यहाँ पे सिंबलाइजेशन 8 नंबर सवाल की तरह नहीं होगा, ठीक है, सिंबलाइजेशन डिफरेंट होगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इफ मिस्टर स्मिथ इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर देन मिस्टर स्मिथ लिव्स हाफ वे बिटवीन डेट्रॉइट एंड शिकागो। तो यहाँ पे जो चीज बोली गई है उसके लिए पहले तो मिस्टर स्मिथ इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर, उसके लिए एस लिया गया है यहाँ पे। तो पहला होगा हमारा एस इम्प्लाइज, देन मिस्टर स्मिथ लिव्स हाफ वे बिटवीन डेट्रॉइट एंड शिकागो, इसके लिए लिया गया है यहाँ पे डब्ल्यू। देखो यहाँ पे जब भी एग्जाम हम देंगे ना, अगर मान लो कि एग्जाम में मेंशन है कि कोई लेटर मेंशन है, इसको ही तुमको एज्यूम करना है एंड उसके हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा है तो आपको वही चीज फॉलो करनी होगी अपने सम में एंड उसी चीज को फॉलो करके आपको सॉल्व करना होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे एस दिया गया है स्मिथ के लिए, तो मैं यहाँ पे ए भी पकड़ सकती हूँ स्मिथ के लिए, ठीक है, पर मुझे यहाँ पे लिख देना होगा कि कौन से पोर्शन से स्टार्ट होके कौन से एंडिंग पोर्शन तक, मतलब प्रोपोजिशन का कितना पोर्शन ये ए जो है इसके अंदर आ रहा है, ये मेंशन करना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम यूजुअली तो यूजीसी नेट सेट में कोई हमारा पेपर चेक करने नहीं आता है ना, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे हम ऐसे ही जस्ट यूजुअली लिख देते हैं खुद के समझने के लिए। पर जब आप पढ़ाने जाओगे, स्टूडेंट्स को समझाओगे, तो आपको वो समझाना पड़ेगा उनको कि कहाँ तक आपको पकड़ना है। जैसे ये जो पूरा सेंटेंस है, इफ से लेके स्टार्ट होके देन के बाद वाला पोर्शन, तो इफ से स्टार्ट लेके देन तक जो पोर्शन है, ठीक है, इफ से देन विच इज अ एंटीसीडेंट, उसके लिए एक सेपरेट चीज हमको एज्यूम करनी होगी, एंड देन के बाद वाला जो पोर्शन है विच इज अ कॉन्सिक्वेंट पार्ट, उसके लिए एक सेपरेट चीज हमें एज्यूम करनी होगी। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो चीज हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड वो पोर्शन आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सिखाओगे जब, तो आप आधा अधूरा नहीं सिखा सकते हो, आपको पूरा चीज अच्छे से सिखाना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए मैं ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। बाकी तो जो लोग ऑलरेडी नेट सेट एग्जाम दे रहे वो लोगों को ये सिंबलाइजेशन बहुत ही आसान लग रहा होगा, पर स्टिल मैं करा रही हूँ, क्योंकि जो भी चीज हमें आसान लगती है ना, वो चीज हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, एंड वहां से ही हम गलत करके आते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज अभी छूटनी नहीं चाहिए। अभी वी हैव 6 मंथ, तो 6 मंथ में जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को मदद करने के लिए, आप लोगों को काउंसिल करने के लिए। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की मदद करने की एंड आप लोगों को सिखाने की, जितना मुझे आता है उतना, ओके। नेक्स्ट, तो ये हुआ हमारा प्रेमिस 1। क्या हुआ प्रेमिस 1, मैं फिर से रीडिंग कर देती हूँ। इफ मिस्टर स्मिथ इज द मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर देन मिस्टर स्मिथ लिव्स halfway between Detroit and Chicago. This is the first premise. Now, next premise is, if Mr. Smith lives halfway between Detroit and Chicago, then he does not live in Chicago. ठीक है, मतलब नेगेशन होगा। W implies curl L. Okay, next. Next premise is, Mr. Smith is the manager's next door neighbor. Full stop. बस एक ही लाइन है। मैनेजर्स नेक्स्ट डोर नेबर के लिए इस पकड़ा था हमने। नेक्स्ट, इफ मिस्टर रॉबिन्सन लिव्स इन डेट्रॉइट देन, डेट्रॉइट के लिए डी, डज नॉट लिव इन शिकागो, इसके लिए आई लिया गया है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, फुल स्टॉप, मिस्टर रॉबिन्सन लिव्स इन डेट्रॉइट, अब उसके लिए डी। नेक्स्ट, Mr. Smith lives in Chicago or else either
मिस्टर रॉबिन्सन और मिस्टर जोन्स लिव इन शिकागो। अब देखो ये चीज बहुत अच्छे से समझना होगा। पहला क्या बोला जा रहा है, मिस्टर स्मिथ लिव्स इन शिकागो और एल्स आइदर, और मिस्टर जोन्स लिव्स इन शिकागो। तो यहाँ पे एल लिया गया है इस चीज के लिए, मिस्टर स्मिथ लिव्स इन शिकागो के लिए एल लिया गया है, ठीक है। और अगेन देखो यहाँ पे 3 बेल हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 बेल हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, अच्छे से देखना। यहाँ पे बोला गया है कि मिस्टर स्मिथ लिव्स इन शिकागो और एल्स आइदर मिस्टर रॉबिन्सन, रॉबिन्सन के लिए ये लिया गया था, और मिस्टर जोन्स लिव्स इन शिकागो, ठीक है। इन शिकागो के लिए एल है एंड मिस्टर जोन्स लिव्स इन शिकागो के लिए सी है। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये जो सवाल है ना 8, 9 एंड 10 का, ये मैं ग्रुप में दे दूंगी, बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना। दोनों जगह पे बोला जा रहा है ना लिव्स इन शिकागो, तो ये जो सवाल है आप देख पा रहे हो इतना लंबा है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगी ना तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं एक एक लाइन को अच्छे से इंटरप्रेट करके फिर मैं इसको सॉल्व यहाँ पे कर रही हूँ, सिंबलाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 वेल हुआ क्योंकि यहाँ पे और बोला गया है। अब क्या है, ये हो गया। अब है नेक्स्ट, इफ मिस्टर जोन्स लिव इन शिकागो देन द मैनेजर्स इज जोन्स। इफ मिस्टर जोन्स लिव इन शिकागो, इसके लिए सी है। देन द मैनेजर इज जोन्स, मैनेजर इज जोन्स के लिए यहाँ पे बी ले आ गया है, ठीक है। अब है कंक्लूजन दैट therefore the manager is जोन्स, ठीक है, मैनेजर इज जोन्स। तो ये रहा हमारा 9 नंबर का जो सवाल है उसका पूरा सिंबलाइजेशन, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे जगह ही नहीं बचा था कि सॉल्व करेंगे, ओके। अब देखो हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो अगर कैसे भी करके हम सी लेके आते हैं तो हमको नॉर्मली एनपी करके बी आ जाएगा हमारे पास। तो पहला हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे पहला प्रेमिसेस एस इंप्लाइज डब्ल्यू, सेकेंड है डब्ल्यू इंप्लाइज कर्ल एल, थर्ड है नॉर्मल जस्ट एस, फोर्थ है डी इंप्लाइज कर्ल आई, फिफ्थ है डी, सिक्स है एल वेल आई वेल सी, 7 है सी इंप्लाइज बी एंड कंक्लूजन है बी। तो पहला जो प्रेमिस है हमारा वहां पे है एस इंप्लाइज डब्ल्यू एंड यहाँ पे थर्ड नंबर पे वी हैव ऑलरेडी एस। तो हम क्या कर सकते हैं, एनपी करके पहले ही हम लेके आएंगे डब्ल्यू को, 1 एंड 3 का एनपी, ठीक है, पहले ही हमारा आ गया डब्ल्यू। अब नेक्स्ट जैसे ही डब्ल्यू आ गया तो वैसे ही अगेन हम एनपी करके लेके आएंगे कर्ल एल को, 2 एंड 8 का एनपी, ओके। नाउ कर्ल एल आ गया। अब अच्छे से देखो 6 नंबर प्रेमिस पे क्या है, एल विल आई विल सी, ओके। तो अगर P वेल Q हमारे पास है एंड हमारे पास कर्ल P भी है तो Q लेके आ सकते हैं हम डिसजंक्टिव सिलोजिज्म करके, राइट। तो वही करेंगे हम, I will see which is 6 and 9 का DS, ओके। अब देखो I will see तो आ गया, पर अगर हमारे पास कैसे भी करके कर्ल I नहीं आता है तो हम C को नहीं निकाल सकते हैं DS करके, राइट। क्योंकि यूजुअली जब हमारे पास रूल ऑफ रिप्लेसमेंट आ जाएगा तो कैसे भी करके हम नेगेशन ऐड करके इम्प्लीकेशन करके शायद HS करके ला सकते हैं, पर यूजुअली अभी तक हम बस 9 रूल्स ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कल I कैसे लाएंगे ये अब देखना है। अब देखो अच्छे से, कल I कहाँ पे है वो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे है, D इंप्लाइज कल I है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर प्रेमिस में D ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, अगेन एनपी करके कल I को लेके आएंगे, 4 एंड 5 का एनपी, ओके। अब देखो कल I आ गया, अब यूजुअली हमारे पास C आ जाएगा, पर C हमारा कंक्लूजन नहीं है, C चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि C इंप्लाइज B में अगर हमारे पास C होगा तभी B निकलेगा, राइट। मॉडस फोनेंस में क्या होता है, P इंप्लाइज Q में अगर P रहेगा तभी Q आएगा, तो वही चीज है, C इंप्लाइज B में अब हमारे पास C आ गया, तो अब क्या करेंगे हम एनपी करके B जो हमारा आंसर है वो भी लेके आएंगे, ठीक है।
देखो आंसर आ गया हमारा। ओके, किसी को अगर सिंबोलाइजेशन या फिर सॉल्व कोई भी चीज, कोई भी स्टेप, किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताना, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट सॉल्व करने की। ओके, अब हम लास्ट सवाल करेंगे 9 रूल्स का। लास्ट सवाल क्या है, देखो लास्ट सवाल है, इफ स्मिथ वंस beat the editor at billiards, then Smith is not the editor. ओके, अब इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। क्या बोला जा रहा है, इफ स्मिथ वंस बीट द एडिटर एट बिलियर्ड्स, इसके लिए ओ पकड़ा गया है, ठीक है, ओ। देन स्मिथ इज नॉट द एडिटर, स्मिथ इस एडिटर के लिए एम पकड़ा गया है, नॉट द एडिटर मतलब कर्ल एम होगा। ओके, कर्ल एम। नेक्स्ट, स्मिथ वंस बीट द एडिटर एट बिलियर्ड्स, इसके लिए है बस ओ। नेक्स्ट, इफ द मैनेजर इज जोन्स, देन जोन्स इज नॉट द एडिटर, अगर जोन्स मैनेजर है, इसके लिए क्या पकड़ा गया है, इसके लिए बी पकड़ा गया है, देन वो एडिटर नहीं है, ठीक है, उसके लिए है कर्ल एन। नेक्स्ट बोला जा रहा है, द मैनेजर इज जोन्स, ठीक है, मैनेजर कौन है, जोन्स है। नेक्स्ट, इफ स्मिथ इज नॉट द एडिटर एंड, इफ स्मिथ इज नॉट द एडिटर, एंड मतलब क्या होगा, एंड के लिए मैंने बोला डॉट, एंड जोन्स इज नॉट द एडिटर, देन मतलब ब्रैकेट होके इंप्लीकेशन, देन रॉबिन्सन इज द एडिटर, रॉबिन्सन के लिए एफ पकड़ा गया है, ठीक है, रॉबिन्सन इज द एडिटर। नेक्स्ट बोला जा रहा है, if manager is Jones and Robinson is the editor, if manager is Jones and Robinson is the editor, then Smith is the publisher, स्मिथ इज द पब्लिशर के लिए जी लिया गया है, therefore conclusion स्मिथ इज द पब्लिशर, ठीक है। देखो, तो ये है हमारा पहला प्रेमिस जो है O implies कर्ल M, सेकेंड है O, थर्ड है B implies कर्ल N, फोर्थ है B, फिफ्थ है कर्ल M डॉट कर्ल N implies F, सिक्स्थ है B डॉट F implies G एंड कंक्लूजन है G। आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बोल रही हूँ, पर फिर भी होता है ना कि अगर हम वो चीज़ अपनी आंखों से देख पाते तो ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, सवाल देख लेना, उसके बाद आप सिंबोलाइजेशन के साथ उसको मैच कर लेना। अगर किसी भी लाइन पे आपको लग रहा है कि कुछ गलत है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ओके, तो ये है हमारा 10 नंबर का सिंबोलाइजेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए नॉर्मल जी, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगेन देखो पहले वाले में ऑलरेडी वी हैव ओ, ठीक है, तो कल एम लेके आ सकते हैं एमपी करके इजीली 1 एंड 2 का। उसके बाद बी है तो कल एन भी लेके आ सकते हैं 3 एंड 4 का। अब देखो यहाँ पे कर्ल एम डॉट कर्ल एन है तो इसको कॉन्जंक्शन करके हम एफ भी लेके आ सकते हैं। अब 7 एंड 8 का कॉन्जंक्शन, ठीक है। अब देखो कॉन्जंक्शन जैसे ही ये वाला पोर्शन आ गया, एफ हमारा निकल के आ गया, 5 एंड 9 का एमपी, ठीक है, एफ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी। उसके लिए क्या जरूरी है, बी डॉट एफ। देखो यहाँ पे बी सेपरेट है एंड यहाँ पे एफ भी सेपरेट है, तो हम क्या करेंगे, हम बस कॉन्जंक्शन कर देंगे, बी डॉट एफ, 4 एंड 10 का कॉन्जंक्शन, ठीक है। जैसे ही बी डॉट एफ आ गया है वैसे ही हमारे पास जी भी आ गया, 6 एंड 11 का एमपी करके, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को
समझ में आया है। अब जितना भी बाकी एक्सरसाइज है ना वो मैं ग्रुप में तो अपलोड कर दूंगी, आप लोग कोशिश करना उसको सॉल्व करने के लिए। होमवर्क सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मान लो प्रैक्टिस करते हुए किसी चीज पे आपको डाउट आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक पूछो, क्योंकि एक बात याद रखना, आप जितना सवाल पूछोगे ना उतना आपके माइंड में वो कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो वो चीज आपको करती रहनी है। आगे भी मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, लोग कभी कभार इरिटेट हो जाते हैं मेरे से, ठीक है, क्योंकि मेरे को जब तक किसी चीज पे मेरा डाउट क्लियर नहीं होगा मैं तब तक सवाल पूछूंगी, ओके। वो तो हक है मेरा, राइट। कोई कंसेप्ट अगर मान लो कि कोई चीज मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है या फिर ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं उस पर सवाल पूछूंगी जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी उस कंसेप्ट में, ओके। तो वही चीज आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल है। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो बिना झिझक के आप लोग कोशिश करना उस चीज को मेरे तक पहुंचाने की, ठीक है। बहुत सारे एक्सेस है, आप टेलीग्राम में कर सकते हो मैसेज, आप टेलीग्राम में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मेल में कर सकते हो, एंड वीडियो के कमेंट में तो कर ही सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ ये हमारा हो गया 9 रूल्स। अब हम आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे 10 रूल्स। देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम लेफ्ट टू राइट साइड जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक रूल है P डॉट Q Q डॉट P, तो हम P डॉट Q से Q डॉट P में भी जा सकते हैं एंड Q डॉट P से P डॉट Q में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यही है रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। तो आज हम रूल ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब जो बाकी हमारा 10 रूल्स है वो हम करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला क्या रूल है, पहला रूल है हमारा डी मॉर्गन थ्योरी, डी मॉर्गन थ्योरम, जिसको शॉर्ट में डेम बोला जाता है। क्या है ये, अगर हमारे पास कर्ल P वेल Q है देन हम इसको कर्ल P डॉट कर्ल Q में लेके आते हैं, एंड अगेन अगर कर्ल P डॉट Q है तो इसको हम कर्ल P वेल कर्ल Q में लेके आते हैं। देखो यहाँ पे बाई कंडीशनल करके यहाँ पे ट्रू लिखा गया है क्योंकि दोनों वैल्यू ही इक्विवेलेंट है, दोनों ही ट्रू है, ऐसा नहीं है कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है। ये कर्ल P वेल Q जैसे ट्रू है वैसे ही कर्ल P डॉट कर्ल Q भी ट्रू है, जैसे कर्ल P डॉट Q ट्रू है वैसे कर्ल P वेल कर्ल Q भी ट्रू है, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू है। तो ये जो डिमॉर्गन का थ्योरी है ये डॉट एंड वेल के लिए है। जैसे ही नेगेशन अंदर जा रहा है, अच्छे से देखो, जैसे ही नेगेशन अंदर जा रहा है ना, पहले तो यहाँ पे P वेल Q था, जैसे ही नेगेशन अंदर घुस रहा है क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, वेल अगर है तो वो डॉट होगा, अगर ये डॉट है तो वो वेल होगा। एंड ऑल्सो ये जो दोनों वेरिएबल है P Q इंडिविजुअल इंडिविजुअल दोनों में ही नेगेशन ऐड हो रहा है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, ओके। तो ये है हमारा पहला रूल 19 रूल्स में जो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है 10 रूल्स उसमें से पहला रूल है डी मॉर्गन थ्योरी, ओके, और डी मॉर्गन थ्योरम, डेम जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है एसोसिएशन। शॉर्ट में एसो बोलते हैं हम, ठीक है। ओके, क्या है, P वेल Q वेल आर इक्विवेलेंट P वेल Q वेल आर, या फिर P डॉट Q डॉट R P डॉट Q डॉट R। देखो ये भी हमारा दोनों ही साइड में ट्रू है, ये भी जैसे इससे पहले वाला रूल था डॉट एंड वेल का, ये भी वैसे ही है, डॉट एंड वेल का ही रूल है, ठीक है। एसोसिएशन, तो पहले तो P वेल Q वेल R है, इसको हम चेंज करके P वेल Q वेल R भी कर सकते हैं, एंड अगेन यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। सिमिलरली P डॉट Q डॉट R से हम P डॉट Q डॉट R में जा सकते हैं, वहां से यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज रूल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज कम्यूटेशन और कॉम। ये शॉर्ट फॉर्म ही याद रखना होगा क्योंकि इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर P डॉट Q है तो वहां से हम Q डॉट P कर सकते हैं, एंड अगेन अगर P वेल Q है तो वहां से हम Q वेल P भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले क्या हो रहा था, मान लो कहीं जगह पे हमारे पास P वेल Q है पर हमारे यहाँ पे Q चाहिए, तो हम 9 रूल्स पे उसको लेके नहीं आ पा रहे थे। अगर हम एच करेंगे, एमपी करेंगे, एमटी करेंगे तभी वो आएगा। यूजुअली हम वेल के टाइम पे लेके नहीं आ पा रहे थे, पर अभी हमारे पास क्योंकि कम्यूटेशन है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली घुमा देंगे, और अगर हमारे पास मान लो कहीं से कर्ल क्यू आ जाता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कर्ल क्यू है ऐसे सिचुएशन में भी, तो भी हम इसको पलट के कम्यूटेशन करके लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है फॉर्मल लॉजिक में, सॉल्व करने के लिए आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये गया हमारा कम्यूटेशन। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट, ये सारे ही डॉट एंड वेल के ही रूल है, ठीक है। अब देखो P डॉट Q वेल R, P डॉट Q वेल P डॉट R, again P वेल Q डॉट R, P वेल Q डॉट P वेल R। अच्छा देखो, ये जो सारे रूल है ना, ये सारे रूल आपको याद करने होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा है कि कभी कभार ऐसा आता है कि ये रूल मैचिंग द लिस्ट पे आ जाता है, राइट। तो रूल याद होनी ही पड़ेगी, आपको रखनी ही पड़ेगी रूल याद। अच्छे से समझो, ये है रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, P डॉट Q वेल R, ओके। तो P डॉट Q वेल R है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, P को हम Q के साथ भी लेके जा रहे हैं एंड P को हम R के साथ भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। जो पहले हमारा मेन कनेक्टिव था डॉट, अभी कैसे चेंज हो गया, अभी हमारा मेन कनेक्टिव है वेल, जो कि अंदर में था, ठीक है। तो P को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे Q के साथ, फिर हम P को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे R के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे मेन कनेक्टिव पहले डॉट था, तो P डॉट Q वेल P डॉट R हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेन कनेक्टिव पहले वेल था एंड यहाँ पे अंदर में था Q डॉट R। तो जब हम P वेल को Q डॉट R के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो क्या हो रहा है, P Q के साथ जा रहा है, P वेल Q डॉट P वेल R। देखो यही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को याद रखने में आपको आसानी होगी कि कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप इसको रट्टा मारने जाओगे तो आप भूल जाओगे, पर अगर आपको याद रहेगा ना कि यहाँ पे वेल है, वो चेंज होगा तो अंदर में जो है डॉट मेन कनेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे अगर मेन कनेक्टिव डॉट है तो वो अंदर में जाएगा तो वेल हो जाएगा। तो आपको देखना रूल बहुत इजीली याद रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब है हमारा डबल नेगेशन। ये तो बहुत आसान है। DN क्या है, अगर हमारे पास P है तो वहां से हम कल P कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कल P है वहां से हम P भी ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोजिशन ट्रांस क्या है, अगर हमारे पास P इंप्लाइज Q है तो हम उसको कर्ल Q इंप्लाइज कर्ल P कर सकते हैं, एंड अगेन हम कर्ल Q इंप्लाइज कर्ल P से P इंप्लाइज Q में भी आ सकते हैं, ठीक है। देखो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में हर तरफ ही हम चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, हर एक रूल में, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसपोजिशन। टॉटोलॉजी, टॉट, देखो टॉट क्या है, अगर हमारे पास P है
तो P will P हो सकता है। अगेन P will P से भी हम P तक आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इफ वी हैव P देन वहां से हम P डॉट P भी ला सकते हैं। तो देखो अगेन P से P will P में जा सकते हैं, P will P से P तक आ सकते हैं, एंड P से P डॉट P में जा सकते हैं, एंड P डॉट P से भी P में बस आ सकते हैं टॉटोलॉजी करके, टॉटोलॉजी रूल यूज करके। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर है मटेरियल इम्प्लीकेशन। मटेरियल इम्प्लीकेशन मीन्स इम्पिल। इस पे क्या हो रहा है, इस पे अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q है तो वहां पे हम कल P वेल Q ला सकते हैं, एंड अगेन अगर कल P वेल Q है वहां से भी हम P इम्प्लाइज Q तक ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल इम्प्लीकेशन हो गया। अब है हमारा एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्टेशन रूल क्या है कि मान लो हमारे पास है P डॉट Q इम्प्लाइज R, तो वहां से हम P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R कर सकते हैं, एंड अगेन अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R है तो वहां से हम P डॉट Q इम्प्लाइज R कर सकते हैं। दैट इज द रूल ऑफ एक्सपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज मटेरियल इक्विवेलेंट। इक्विव, ठीक है, क्या है रूल, अगर हमारे पास P इक्विवेलेंट Q है तो वहां से हम दो रूल बना सकते हैं। एक तो है हमारा P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P, ये एक रूल है, एंड दूसरा है P डॉट Q विल कर्ल P डॉट कर्ल Q। ठीक है, ये है दूसरा एक रूल। तो ये दोनों है हमारा मटेरियल इक्विवेलेंट का रूल। तो यहाँ पे भी सेम हम P इक्विवेलेंट Q से P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P में जा सकते हैं, एंड P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज P से P इक्विवेलेंट Q में ला सकते हैं। अगेन P डॉट Q विल कर्ल P डॉट कर्ल Q से P इक्विवेलेंट Q में आ सकते हैं, एंड यहाँ से भी यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये है हमारे 10-19 रूल्स। ठीक है, तो फिर हमारा टोटल जो 19 रूल्स का जितने भी रूल्स थे वो हमने पढ़ लिया, रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में पढ़ लिया, रूल ऑफ इन्फरेंस भी पढ़ लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा पहला सवाल, ए इम्प्लाइज कर्ल ए देयरफॉर कर्ल ए, इसको हमें निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, ए इम्प्लाइज कर्ल ए। तो यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था टॉटोलॉजी का, जहाँ पे अगर वी हैव पी देन वहां से हम P विल P कर सकते हैं, एंड P विल P से भी P कर सकते हैं, एंड अगर हमारे पास P है तो वहां से हम P डॉट P कर सकते हैं, एंड P डॉट P से भी P कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टोपोलॉजी वाला रूल याद रखना है। और दूसरा एक रूल है इम्प्लीकेशन का, जो हम पहले यूज करेंगे। अगर वी हैव P इम्प्लाइज Q देन वहां से Q कर सकते हैं, एंड ऑल्सो अगर कल P विल Q है वहां से भी P इम्प्लाइज Q कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये P है एंड ये पूरा Q है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q मतलब इम्प्लीकेशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में होगा कर्ल P विल कर्ल A, मतलब 1 का इम्प्लीकेशन। ठीक है, 1 का इम्प्लीकेशन करेंगे। अब देखो दोनों ही सिमिलर आ गया, मीन्स P विल P हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस टोटोलॉजी कर देंगे, 2 का डॉट। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया तो इसलिए ये बहुत इजी लग रहा है। बाद में जैसे जैसे हम ज़्यादा सम सॉल्व करेंगे देखना बहुत ही टफ होते जाएगा और बहुत ज़्यादा स्टेप होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट
सी डॉट डी डॉट बी, सी डॉट डी डॉट बी। देखो ये है सवाल, क्या है सवाल है बी डॉट सी डॉट डी एंड कंक्लूजन है सी डॉट डी डॉट बी। इसको हमें लेके आना है। अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो इसको कैसे हम एक साथ करेंगे वो भी हमें देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम एक काम करते हैं, पहले डी को इधर लेके आते हैं, ठीक है। पहले हम कम्यूटेशन करके डी को इस साइड पे लेके आते हैं, 1 का कम्यूटेशन, ठीक है। जैसे ही डी यहाँ पे आ गया ना, आप क्या करेंगे, एसोसिएशन करेंगे। एसोसिएशन का रूल था, अगर वी हैव पी विल क्यू विल आर, देन वहाँ पे पी विल क्यू विल आर सेपरेट हो जा रहा था। सिमिलरली अगर वी हैव पी डॉट क्यू डॉट आर, देन वहाँ से पी डॉट क्यू हो के आर सेपरेट हो जा रहा था। तो हम वही करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, पी डॉट क्यू डॉट आर, तो पी डॉट क्यू करेंगे एंड सी को सेपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एसोसिएशन रूल, ठीक है। अब देखो, अब ऑलमोस्ट आ गया है। अब क्या करना है, बस 2 बार हमें कम्यूटेशन करना पड़ेगा। पहले तो सी को इस साइड लेके आओ, 3 का कम्यूटेशन, अगेन फिर अंदर में कम्यूटेशन करके डी डॉट बी, 4 का कम्यूटेशन, ठीक है। देखो हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हुआ हमारा सेकेंड सवाल। F dot G, therefore E will G, ये है नेक्स्ट सवाल। E will F dot G है हमारा प्रेमिस एंड कंक्लूजन है E will G। कैसे लाएंगे, तो देखो पहले क्या है, यहाँ पे P will Q dot R है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, P के साथ पहले Q को लेके जाएंगे एंड P के साथ R को लेके जाएंगे, ठीक है। 1 का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो है E हमारा P है, F हमारा Q है, ये हमारा R है। रूल क्या था, P will Q डॉट R, इसको हम कर रहे थे P will Q डॉट P will R, राइट। तो वही हमने किया जस्ट। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या चाहिए, हमें बस ये वाला क्वेश्चन चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, पहले हमको कम्यूटेशन करके लेके आना है इस साइड पे। अब करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन। देखो यहाँ पे फिर हमारा 9 रूल्स भी यूज हुआ, रूल ऑफ इन्फरेंस भी यूज हुआ। सिंप्लीफिकेशन रूल ऑफ इन्फरेंस के अंदर आता है, राइट। तो ये हुआ हमारा आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। अब है फोर्थ, ये भी सिमिलरली पहले हमने जैसा किया ना वैसा ही है, पर थोड़ा सा अलग है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कर्ल ए इंप्लाइज ए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इम्प्लीकेशन करेंगे। 1 का इम्प्लीकेशन, जैसे ही इम्प्लीकेशन करेंगे, अब देखो यहाँ पे डबल नेगेशन आ गया, तो क्या करेंगे, डी एन, ए विल ए, 2 का डी एन। अब क्या हो गया, अब ए विल ए आ गया। जैसे ही ए विल ए आ गया, हम यहाँ से टोपोलॉजी करके अगेन ए लेके आ जाएंगे, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है समझ में कोई भी स्टेप, तो आप लोग कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में और ब्रीफली समझाने के लिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट और ये सारे सवाल हमारे कॉपी के बुक का ही है, और मैं ये सारे चीज अपलोड कर दूंगी, ठीक है। देखो ये है सवाल, W डॉट एक्स विल वाई, सेकेंड है कर्ल W विल कर्ल एक्स W डॉट वाई, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास है P डॉट क्यू विल आर।
रूल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे हुआ P वेल Q, मतलब अगर हमारे पास कर्ल P आता है तो ये वाला पोर्शन Q आ जाएगा। तो इसके ऊपर देखो सेकंड नंबर प्रेमिस में क्या है, कर्ल W वेल कर्ल X। तो अगर हम इसको DM करते हैं, डिमॉर्गन करते हैं, तो हमारा P का नेगेशन आ जाएगा। कैसे आ रहा है, देखो ये क्या रूल है, कर्ल W विल कर्ल X, मतलब कर्ल P विल कर्ल Q। यहाँ से कर्ल P डॉट Q आता है ना डिमॉर्गन रूल करके, राइट, आता है। तो वही हम कर रहे हैं कर्ल W डॉट X, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जो रूल में बताया गया है हम बस वही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो हो गया डिमॉर्गन। अब जैसे ही इसका नेगेशन आ गया वो वाला पोर्शन ऑब्वियसली आ जाएगा, W डॉट वाई 3 एंड 4 का, यहाँ पे रुको नंबरिंग मैंने गलत कर दिया, 4 है ये 5 है, 3 एंड 4 का DS, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दोनों रूल ही यूज हुए हैं, रूल ऑफ इन्फरेंस एंड रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके अब ये देखो ये कैसा है, G implies H, H implies G, देन G डॉट H विल कर्ल G डॉट कर्ल H। अब देखो दोनों में ही देख के लग रहा है कि HS हो जाएगा, तो क्या करेंगे, हमारे पास HS करके कुछ होगा नहीं, सब कुछ ही रिमूव हो जाएगा। तो पहले हम ये जो दो प्रेमिस है इन दोनों को पहले हम करते हैं कंजंक्शन करके एक साथ, 1 एंड 2 का कंजंक्शन, ठीक है। जैसे ही 1 एंड 2 का कंजंक्शन हमारा हो गया, अब क्या करेंगे, अब देखो इनका हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं, कैसे, देखो इक्विवेलेंट का रूल है P implies Q डॉट Q implies P। तो देखो वो रूल तो आ रहा है, ठीक है। हम इक्विवेलेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट का दूसरा रूल ये है P डॉट Q विल कर्ल P डॉट कर्ल Q। तो वही हम करेंगे, तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट कर लेते हैं। जैसे इसका इक्विवेलेंट कर लिया, इसका जो इक्विवेलेंट का जो दूसरा रूल है वो अप्लाई करके हमारा आ गया कंक्लूजन का अगेन इक्वल्स, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, मतलब हमने रूल ही यूज किया है पर थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि कैसे आएगा कंक्लूजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे भी कर सकते हैं, implies E dot F D dot C therefore E। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखो ये है सवाल, C will D implies E dot F। अब देखो यहाँ पे क्या है, D will C है, तो इसको अगर हम पहले ही कम्यूट कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे एमपी करके E डॉट F आ जाएगा, राइट, 1 एंड 3 का एमपी करके E डॉट F आ जाएगा। जैसे ही एमपी करके E डॉट F आ गया, E को सिंप्लीफाई कर लो, बस हमारा कंक्लूजन आ गया ना, कंक्लूजन आ गया, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये सारी ही बुक से ही करा रही हूँ मैं, कुछ भी मैं खुद से नहीं करा रही हूँ। ओके, कर्ल ए इम्प्लाइज बी, अब इसको करना है, हमारे पास बस कर्ल ए ही है, अब हमें लाना है कंक्लूजन में ए इम्प्लाइज बी। तो कैसे लाएंगे, बस हम एडिशन कर देंगे बी को, फिर उसका इम्प्लीकेशन कर लेंगे, बस आ गया हमारा आंसर। इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, वो समझने का सबसे आसान तरीका है, आप देखो बीच में सिंबल कौन सा है,
अगर आपको सिंबल समझ में आ रहा है ना, तो आप उस हिसाब से देखो कि अगर मान लो बेल है तो बेल का कौन सा रूल है, पहले उसको देखो कि क्या वो रूल हो सकता है। अगर वो रूल नहीं हो रहा है तो आप दूसरे रूल में जाना। मैं यूजुअली ऐसा ही सोचती हूँ, ऐसे करके ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। सिंबल से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी सिमिलर ही है, पर देखो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली सी विल डी अप्लाई करते हो या फिर एडिशन करते हो तो नहीं होगा, आपको कर्ल डी अप्लाई करना होगा या फिर ऐड करना होगा। ठीक है, कर्ल डी, तभी जाके इम्प्लीकेशन बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं ना। तो वो आपको दिमाग में होना चाहिए कि आप क्या करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सी था तो सी के साथ अगर आप नॉर्मली डी ऐड करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, कर्ल डी ऐड किया। जैसे ही कर्ल डी ऐड किया उसको पहले कम्यूट करके इस साइड पे लेके आए, कम्यूट करके कर्ल डी विल सी। जैसे ही कर्ल डी विल सी आ गया वैसे ही हम इसका इम्प्लीकेशन करके जो कंक्लूजन है वो लेके आ गए, डी इम्प्लाइज सी। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, हमको अब क्या लाना है, हमारे पास है z implies a, सेकेंड प्रेमिस है z will a एंड कंक्लूजन है a। तो हमें a कंक्लूजन लाना है, तो वो हम कैसे लाएंगे, वही हमारा असली चैलेंज है। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये लास्ट के सम है ना, लास्ट के सम थोड़े डिफिकल्टीज होते हैं उसमें। ओके, अब देखो क्या करना है। पहले हम बस इसको नॉर्मली कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कम्यूट करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे इम्प्लीकेशन भी लाएंगे कैसे, हमारे पास तो नेगेशन ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डबल नेगेशन ऐड करनी पड़ेगी। डबल नेगेशन ऐड किया, अब देखना, अब जब हम इम्प्लीकेशन करेंगे ये वाला पूरा हिस्सा एक p होगा एंड ये q होगा, एक नेगेशन बाहर ही रहेगा। ओके, तो अब हम करेंगे कर्ल a इम्प्लाइज z, 4 का इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब देखो जैसे 4 का इम्प्लीकेशन हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे z और z कॉमन हो गया, पर a एंड कर्ल a रह गया सेपरेटली। अब हम एच करेंगे, देखो जेड जेड कॉमन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कर्ल a इम्प्लाइज a, 5 एंड 1 का एच एस। जैसे ही 5 एंड 1 का एच एस हो गया, इसका हम फिर से करेंगे इम्प्लीकेशन। तो देखो फिर से हमारे पास डबल नेगेशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपली डीएन कर देंगे, फिर हमारे पास ए विल ए आ जाएगा, 7 का डीएन करके फिर अगेन हम क्या करेंगे, टोटोलॉजी कर देंगे। तो हमारे पास हमारा आंसर ओनली ए जो है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बस थोड़ा सा घुमा के हमें पहले नेगेशन ऐड करना पड़ा, डबल नेगेशन, उसके बाद उसका हमने इम्प्लीकेशन किया, फिर उसका एचएस किया, फिर अगेन इम्प्लीकेशन करके उस डबल नेगेशन को हटाया, फिर टोटोलॉजी करके आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ओके। आज मैं 15 सवाल कराऊंगी। ठीक है, 15 सवाल कराऊंगी 10 रूल्स का, एंड 5 सवाल मैं होमवर्क दूंगी। ओके, अच्छा। नेक्स्ट, K implies L, K implies L then N, ये है सेकंड सवाल। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास, K implies L एंड कंक्लूजन है K implies L will M। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पहले तो फर्स्ट स्टेप इम्प्लीकेशन का सबसे पहला स्टेप ही है हमारा, जब भी रहेगा तो हम पहले ही करेंगे मटेरियल इम्प्लीकेशन। जैसा ही हमारा क्वेश्चन आएगा हमारे सामने और हम देखेंगे कि यहाँ पे इम्प्लीकेशन है, तो पहला स्टेप है हमारा मटेरियल इम्प्लीकेशन करना। ठीक है, जैसे मटेरियल इम्प्लीकेशन हमने कर लिया, अब क्या करेंगे हम,
अब देखो यहाँ पे हमारे पास के एंड ए है, पर हमारे पास एम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले एम को एडिशन करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं पहले इसको। जैसे इसको ऐड किया, अब क्या करेंगे, अब पहले हम इसको एसोसिएशन करके ग्रुपिंग कर देंगे। के को कर्ल के को सेपरेट करेंगे एंड एल एंड एम को एक साथ कर देंगे, एसोसिएशन कर दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट हमें इम्प्लीकेशन करना है। 4 का इम्प्ली आ गया, सवाल का आंसर आ गया, राइट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल क्या है, U implies curl V, V therefore curl U, ठीक है। अब देखो क्या है, U implies curl V, V therefore curl U। देखो हमारे पास V है, हम क्या करेंगे, डबल नेगेशन V कर देंगे। जैसे ही डबल नेगेशन V कर देंगे, ये पूरा पोर्शन Q है, इसका डबल नेगेशन होगा तभी जाके एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी हो गया हमारा 1 and 3 का, और हमारा आ गया सवाल का आंसर, ठीक है। देखो बहुत इजी था ये वाला, तो शॉर्ट भी था एंड इजी भी था। नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छा देखो, ये सवाल गिवन है, ठीक है। हमारे पास है O will P implies Q will R, सेकेंड है P will O एंड Q will R, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, P will O, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कम्यूट कर देंगे। जैसे ही कम्यूट कर देंगे, वैसे ही देखना एम्प्टी करके वो वाला पोर्शन हमारा इजीली आ जाएगा। देख के लग रहा है बहुत टफ है, पर कुछ भी नहीं है, जस्ट कन्म्यूटेशन एंड मोड एक्सपोनेंट्स करना था, और कुछ भी नहीं करना था। देखो देख के लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली आ गया, ना ही हमें सीडी करना पड़ा, ना ही कुछ करना पड़ा, ठीक है। तो ये इजीली आ गया। अब नेक्स्ट, अब देखो ये तो बहुत ही आसान है, हमारे पास बस ई है एंड कंक्लूजन में ये लाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एडिशन करेंगे, एफ का 1 का एडिशन, अगेन एडिशन करेंगे जी के साथ 1 का एडिशन। अब क्या करेंगे, दोनों को जस्ट कॉन्जंक्शन से एक साथ कर लेंगे, 2 and 3 का कॉन्जंक्शन हो गया, सवाल का आंसर भी आ गया। ये भी बहुत आसान है, राइट। अब है नेक्स्ट, ये क्या है, देखो ये वाला रूल पूरा एक्सपोर्टेशन का रूल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये है P implies Q implies R, तो P डॉट Q implies R, सेकेंड नंबर का एक्सपोर्टेशन। जैसे एक्सपोर्टेशन हो गया, देखो ये वाला एंड ये वाला पोर्शन जो है सिमिलर हो गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली एडजस्ट कर देंगे 1 and 3 का, हो गया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। देखो आ गया हमारा आंसर। अच्छा देखो, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया 15 क्वेश्चन। अब क्या है, अब ये जो 5 सवाल मैंने दिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करना।
अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आ रही है, जो मैंने सवाल सॉल्व कराए हैं उसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी वो डाउट भी आप लोगों का क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये 5 सवाल होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए एज यूजुअल, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला जो सवाल है ये 5 सवाल हम सॉल्व करेंगे एंड कुछ अगेन सिम्बलाइजेशन करेंगे 10 रूल्स के, ठीक है। उसके बाद आगे हम जाएंगे, जो फर्दर सिलेबस है उस हिसाब से हम जाएंगे, ठीक है। तो आज टोटल हमने 15 सवाल सॉल्व किया है 10 रूल्स के, मतलब टोटल 19 रूल्स के, एंड उससे पहले भी मैंने कुछ 1-2 सवाल कराए थे, कुछ सिम्बलाइजेशन किया था 9 रूल्स के, एंड उसके अलावा भी 5 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग होमवर्क करना, किसी भी टॉपिक पे कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत फील हो रही हो तो आप बेझिझक मुझे बताना अपनी प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।